प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के हालात पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह अच्छा खासा गिरावट आया है। तो जब भी मार्केट का मूड ऐसा होता है तो आप देखते हैं ना कि ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। कहीं कहीं फंड्स तो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के मार्केट कंडीशन में भी कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम गिरते हैं। तो इस वीडियो में आज हम एक ऐसे ही फंड के बारे में जानेंगे और ये फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फंड ऐसा क्या कर रहा है, क्या अलग कर रहा है जिसके कारण ये फंड रिलेटिवली कम गिरा है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि बहुत सारा जानकारी इसमें ऐसा है जो कि आपके लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं या फिर लगातार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तो मोस्टली आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अच्छा है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि शॉर्ट टर्म में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मार्केट सिक्लिकल होते हैं, दैट इज कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। लाइक कोविड के समय से हमने देखा है ना, मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स ये लास्ट के 5 महीनों को अगर हटा दिया जाए तो उससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो उस समय आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स बहुत अच्छा आया है और उसमें भी कुछ इक्विटी फंड्स का तो रिटर्न बहुत बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। लेकिन अब 5 महीनों से क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे है। तो अभी देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि भाई जो भी इक्विटी फंड्स हैं ना, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे जब बुल रन चल रहा था, अब उनका क्या हुआ? क्या अभी भी वो परफॉर्मेंस मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर डाउन हो गए? और उसी तरह से जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स माने जाते हैं ना कि भाई हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस है, उनका परफॉर्मेंस देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जब मार्केट अच्छा करता है तो बहुत सारे फंड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लेना। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है जनरली देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा आता है। लेकिन असल टेस्ट तो तब होगा ना जब मार्केट गिरता है, उस समय वो कौन से फंड्स हैं जो कि परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। क्योंकि यही तो आपको देखना है ना, म्यूचुअल फंड्स में आपको देखना है वैसे इक्विटी फंड्स को आपको ज़्यादा क्रेडिट देना होगा, जो कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तब तो ठीक ठाक रिटर्न दे ही रहा है। मैं ऐसा नहीं बोला कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट रिटर्न, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न जब मार्केट ऊपर जा रहा है उस समय दे रहा है। और जब मार्केट गिर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा गिर नहीं रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ सकता है ना कि भाई कोई भी फंड अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकता है, वो ऐसा क्या करे जिससे कि जब मार्केट बुरी तरह से गिरे फिर भी वो फंड ज़्यादा नहीं गिरे। तो ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे ये जाना जा सकता है। पहले वो फैक्टर्स जान लेते हैं, उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का डिटेल रिव्यू करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें हम अभी डिस्कस करें वो चीज़ें वो कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखेंगे ना, जैसे मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, तो भाई कैश आप बढ़ा लो, ठीक है, मतलब कि 20% 25% कैश रख लो आप। क्योंकि जब आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, गिरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में और गिरेगा, तो एक तरीका हो सकता है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की मैं बात बोल रहा हूँ कि ठीक है थोड़ा कैश, क्योंकि उनको टैक्सेशन का तो प्रॉब्लम नहीं होता है ना म्यूचुअल फंड्स में। जैसे हम हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हम बेचेंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो अरे चलो कौन बेचेगा, अननेसरी टैक्स पे करना होगा, और अच्छे क्वालिटी का है तो हम होल्ड करके रखते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में तो ऐसा है नहीं, वो तो कभी भी बेच सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट काम करता है, ठीक है। तो आराम से किसी को भी बेच सकते हैं, कहीं भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कि ठीक है भाई कुछ बेच कर हमने कैश रख लिया, या फिर जो एडिशनल पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इन्वेस्टर्स का, कुछ कैश रख लिया, थोड़ा और गिर जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है डाउनसाइड, अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। दूसरा हो सकता है कि उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ की वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि आपको पता है जब बुल रन होता है ना तो बहुत सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब पी रेशियो चेक करेंगे ना, 70 80 100 200 इस तरह का चला जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो एक चीज़ किया जा सकता है कि भाई इस तरह के स्टॉक्स को फॉर द टाइमिंग अवॉइड करें कि भाई अगर गिरेगा तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा, एक तरीका ही हो सकता है। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं एसेट एलोकेशन का। एसेट एलोकेशन का मतलब यही हुआ कि भाई पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालेंगे, कुछ पैसा हम डेट में रखेंगे या फिर कैश, जो कैश मैंने आपको बोला ना,
ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी में आपको करना होगा, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लेकिन अच्छा खासा एलोकेशन हम शॉर्ट टर्म डेट में रख देंगे। शॉर्ट टर्म डेट मीन्स अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट, यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म डेट में ये इन्वेस्ट नहीं करते इक्विटी वाले, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट में या फिर कैश में रख लेंगे, ओवरनाइट में रख लेंगे, एक ये तरीका हो सकता है। उसके बाद मार्केट कैप एलोकेशन हो सकता है कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि हमने क्या देखा था कि लार्ज कैप का तो रिटर्न ठीक आया था कोविड के बाद, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। तो वहाँ पे जब उतना ज़्यादा रिटर्न आता है तो ड्यू था गिरने के लिए कि भाई जब गिरेगा तो लार्ज कैप भी गिरेगा, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड के पास तो लीवे होता है ना कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी किसी भी प्रपोर्शन में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जब इस तरह के मार्केट कंडीशन है तो फंड मैनेजर्स अगर चाहें तो वो क्या कर सकते हैं कि भाई लार्ज कैप का एलोकेशन और ज़्यादा बढ़ा लेंगे और मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन और भी कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लग रहा है कि भाई गिर सकता है, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तो फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है ना, उनको जो सही लगता है वो करेंगे, लेकिन हाँ ये सब तरीका हो सकता है जिसके आधार पर आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई अच्छा खासा डाउन साइड प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करें इन्वेस्टर्स को, आपका स्कीम रिलेटिवली ज़्यादा नहीं गिरे, ठीक है। अब हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू कर लेते हैं, उससे पता चलेगा कि ये जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है ना, उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण डाउनसाइड प्रोटेक्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला है। सबसे पहले तो यही देख लेना पड़ेगा कि क्या सही में इस फंड ने अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है कि नहीं, और दूसरे फंड जो टॉप फंड्स थे ना इस कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के, उसके मुकाबले इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा रहा है। सबसे पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आप BSE 500 का रिटर्न चेक कर सकते हैं। BSE 500 बेंचमार्क है ना, फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क क्या होगा, BSE 500 या फिर NSE 500। तो BSE 500 का यहाँ रिटर्न है, और नीचे है इक्विटी फ्लेक्सी कैप। तो ये आपको एवरेज रिटर्न बता रहा है ना कि पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो फंड्स हैं उसका एवरेज रिटर्न क्या है। रिटर्न में ऊपर देखिए YTD, ईयर टू डेट, मतलब जैन ऑनवर्ड्स कितना रिटर्न आया है, या फिर मतलब कितना गिरा है, 3 मंथ्स का रिटर्न कितना आया है, फिर कितना गिरा है, और 6 मंथ्स का, क्योंकि 5.5 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुका है ना गिरते हुए, तो इसीलिए 6 मंथ्स का भी देखना रेलिवेंट है। तो यहाँ पे देखिए BSE 500 अगर बेंचमार्क देखें ना तो YTD ऑलमोस्ट 10% गिरा है इसी साल, मतलब जैन से। उसके बाद 3 मंथ्स में 13% गिर चुका है, और 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 16% के आसपास बोल सकते हैं, 15.5% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो गिरावट बहुत ज़्यादा है बेंचमार्क में। और एवरेज भी अगर आप देखें तो एवरेज का तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब है ना, मतलब YTD तो 12% के आसपास, 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट 15%, और 6 मंथ्स का भी अबाउट 15.5% के आसपास गिरा है, ठीक है। अब स्कीम का देख लेते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया एवरेज क्या हुआ और बेंचमार्क का परफॉर्मेंस क्या है। पराग पारिक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा रहा है, मतलब है तो निगेटिव रिटर्न, आपको लगा अरे ये तो निगेटिव है, निगेटिव सही बात है, लेकिन आपको बेंचमार्क से कंपेयर करना है ना कि भाई मार्केट कितना गिरा, क्योंकि मार्केट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मार्केट के मुकाबले देखिए कितना कम गिरावट है, मतलब YTD 5% के आसपास सिर्फ गिरा है, 3 मंथ्स में 7% और 6 मंथ्स में सिर्फ 4% का गिरावट आया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है ये कौन सी बड़ी बात है तो निगेटिव ही है। तो इसको समझने के लिए आपको जो दूसरे फंड्स हैं ना इस कैटेगरी में उससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पिछले कुछ सालों में अच्छे फंड्स कौन से रहे हैं, तो क्वांट का फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, क्वांट फ्लेक्सी कैप, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है कुछ सालों से। देखते हैं इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्वांट का परफॉर्मेंस और नीचे मोतीलाल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा ना कि पराग पारिक ने बहुत ही अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे क्वांट का तो 1 ईयर का रिटर्न्स भी देखेंगे तो आपको नेगेटिव दिखने लगेगा, 1 ईयर का भी रिटर्न यहाँ परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हुआ है। ऑफ कोर्स इनका पोर्टफोलियो तो हम कई बार चेक कर चुके हैं ना, पोर्टफोलियो के कारण ही प्रॉब्लम आ रहा है। इन्होंने ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया है, पहले फ्रंट फुट पे खेला करते थे ना, हर एक बॉल पे 6 लगाने की कोशिश करते थे, अब बहुत ज़्यादा इन्होंने सेफ्टी ले लिया है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं और उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का अभी भी 1 ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ना तो अच्छा खासा रिटर्न आपको लगेगा, इनफैक्ट पराग पारिक से भी ज़्यादा रिटर्न दिखेगा आपको लास्ट 1 ईयर का। लेकिन हाँ लास्ट 6 मंथ्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे इनका भी परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हुआ है। यहाँ पे आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ ना 1 ईयर, 3 ईयर,
5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स है और साथ भी बेंचमार्क का रिटर्न भी है, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे बेंचमार्क देखिए ना, लास्ट 1 ईयर में 3.69 का रिटर्न्स आया, जबकि इस फंड ने बहुत 13% के आसपास का रिटर्न दिया है और सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। तो यस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाइज भी बोल सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे आप पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड का लेटेस्ट फैक्ट शीट चेक कर सकते हैं, फरवरी 2025। तो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसीलिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। इनका एवरेज AUM देखे ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट 89,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर यहाँ से जब मार्केट तेजी से अगर ऊपर जाता है ना और इसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो जल्दी ही ये इस फंड का AUM शायद 1 लाख करोड़ भी क्रॉस कर जाए। तो बहुत बड़ा AUM है और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री एलोकेशन देख लेते हैं कि भाई किन किन इंडस्ट्रीज में इनका एलोकेशन फिलहाल है। बैंक्स में सबसे बड़ा एलोकेशन है, 21% के आसपास बैंक्स में है। कैश देखिए, कैश इक्विवेलेंट 11% के आसपास। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 10% से भी ज्यादा। तो अबाउट 21% यहाँ पे कैश या फिर डेट में है। तो शुरू में ही हमने ये डिस्कस किया था ना कि भाई कैश और डेट में ज्यादा होगा, तभी ये इस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और है भी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखिए 10%, और उसके नीचे फाइनेंस में है 7%। तो यहाँ बैंक्स और फाइनेंस दोनों को ऐड कर देंगे तो 27% से भी ज्यादा का एक्सपोजर है। ऑटोमोबाइल अच्छा खासा 7% का एक्सपोजर है। नीचे आपको IT सॉफ्टवेयर भी 5% मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT दोनों मिला देंगे तो 15% से ज्यादा का एक्सपोजर है। तो यहाँ पे बैंक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर IT का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। यहाँ पे इस फंड के कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स को चेक कर सकते हैं। बीटा देखिए कितना कम है, 0.66, मतलब मार्केट के मुकाबले ये बहुत कम गिरता है। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 10.75%। शार्प रेशियो 1 के आसपास है। और पोर्टफोलियो टर्नओवर देखिए कितना कम है, मतलब इक्विटी आर्बिट्राज को अगर हटा दिया जाए तो 13% से भी कम है। मतलब कि बाय एंड सेल स्टॉक्स का बहुत कम करते हैं, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। और इक्विटी आर्बिट्राज को अगर मिला भी देंगे फिर भी पोर्टफोलियो टर्नओवर आपको सिर्फ 25% का मिलेगा। तो देखिए आजकल मतलब बहुत सारे आपको जो नए या फिर पुराने भी कुछ फंड मैनेजमेंट टीम्स हैं ना, मतलब AMCs हैं, उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा चर्निंग करके बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट किया। इसमें बेस्ट एग्जांपल है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। वहां पे चर्निंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वांट में भी वही सेम, बहुत ज्यादा चर्निंग, और रिटर्न भी उन लोगों ने पिछले कुछ सालों तक बहुत अच्छा जनरेट किया था। लेकिन हाँ, इस मार्केट के गिरावट में वहां पे गिरावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। यहाँ पे पोर्टफोलियो देख लेते हैं किन किन स्टॉक्स में किस तरह का एक्सपोजर है। तो यहाँ पे भी रिलेटिवली आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा ना। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 8% से भी ज्यादा। बजाज होल्डिंग में 7% के आसपास एक्सपोजर है। PSUs में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। कोल इंडिया 6%, पावर ग्रिड्स 5.5%, और बैंकिंग ना ICICI बैंक ऑलमोस्ट 5%, कोटक महिंद्रा बैंक 4%, एक्सिस बैंक 3%। पोर्टफोलियो में देखिए ऊपर के पोर्टफोलियो अगर देखें तो रिटर्न्स कहाँ से आया है, तो HDFC बैंक में इनका जो इन्वेस्टमेंट है, तो HDFC बैंक आपको पता ही है थोड़ा बहुत रिटर्न आया है, पहले कुछ भी नहीं आया था। तो HDFC बैंक में अबाउट 17% लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है। बजाज होल्डिंग में 37% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का। PSUs में तो रिटर्न आया नहीं है, लेकिन गिरा भी रिलेटिवली कम है। लाइक कोल इंडिया 9% से गिरा है, पावर ग्रिड 1% का रिटर्न है, ICICI बैंक ने 16% का रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर में, और कोटक महिंद्रा बैंक का भी रिटर्न अबाउट 14% के आसपास का है। तो यहाँ पे इन्हें कुछ रिटर्न मिला है टॉप होल्डिंग्स में। और वही है ना, देखिए किसी का भी आपको वैल्यूएशन यहाँ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो गिरा भी है वो बहुत कम गिरा है, और जो नहीं गिरा है ऑफकोर्स वहां पे थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिला है। और यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो आर्बिट्राज में भी इनका थोड़ा बहुत रहता है एक्सपोजर। तो इक्विटी में, इंडियन इक्विटी देखे तो यहाँ पे 64.37% है। आर्बिट्राज में भी 1.77% का एक्सपोजर है। तो इंडियन इक्विटी जब आप ऐड करेंगे ना, तो उसमें इक्विटी और आर्बिट्राज दोनों को ऐड करना होता है। तो टोटल इनका 66.14% का एक्सपोजर है। और ओवरसीज इनका इंटरेस्टिंग है, हाँ देखिए, मेटा, फेसबुक
में 4% का एक्सपोजर है, अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी में 3% का एक्सपोजर है, माइक्रोसॉफ्ट में भी अबाउट 3% और अमेजोन में भी अबाउट 3% के आसपास एक्सपोजर है। तो आपको पता है इंडियन मार्केट तो बहुत बुरी तरह से गिर रहा था, लेकिन यूएस मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था। रिसेंट टाइम्स में तो यूएस मार्केट भी थोड़ा गिरा है, लेकिन उससे पहले रिटर्न बहुत अच्छा आया है। तो ये जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसमें एक कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स कैश और डेट का है और साथ ही यूएस होल्डिंग का भी है, क्योंकि यूएस होल्डिंग अभी भी इनका वो 13% के आसपास है। एक समय था जब इस फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग 30% के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब तो 13% से भी नीचे आ गया है, क्योंकि अब ये फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जब आरबीआई वो लिमिट बढ़ाएगा ना, तभी ये थोड़ा यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ेगा, और इसीलिए इनका लगातार जो फॉरेन इक्विटी में होल्डिंग है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए इनका डेट और डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, राइट हैंड साइड में सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफकोर्स बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है, तो यहाँ पे रिस्क नहीं है, सारे बैंक्स अच्छे क्वालिटी के बैंक्स का सीडीज है। और यहाँ पे 9.57% का एक्सपोजर लिया गया है सीडीज में, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। उसके अलावा टी बिल्स में एक्सपोजर है इनका थोड़ा बहुत, और ट्रिप्स में भी है। ये ओवरनाइट जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करता होता है, ओवरनाइट फंड्स आप यहाँ पे रखते हैं, तो कैश कैश इक्विवेलेंट है यहाँ पे भी 10.79%। तो अच्छा खासा कैश होल्डिंग है, डेट में है, साथ ही फॉरेन इक्विटीज में अच्छा खासा होल्डिंग है, और उसके साथ ही वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है जहाँ की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब बड़े रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिला है। और साथ ही इसका पोर्टफोलियो पी रेशियो चेक करेंगे तो सिर्फ 17.4 के आसपास है। हाँ, 17.4, उससे ही पता चलता है कि भाई वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, और जो गिरावट नहीं आया है वो भी एक बड़ा रीजन है कि गिरावट क्यों नहीं आया है। इनके पोर्टफोलियो का कंपैरिजन अगर आप मोतीलाल ओसवाल से करेंगे ना, फ्लेक्सी कैप फंड से, तो वहां भी डेट बहुत ज्यादा है, डेट और कैश। वहां भी डेट में अबाउट 10% के आसपास का एक्सपोजर है, कैश कैश इक्विवेलेंट में 13% से भी ज्यादा। मतलब कैश और डेट अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल में इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने भी प्रिकॉशन लिया है, लेकिन वहां पे इशू क्या आया ना, उनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे 47 है, और उनके स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड। मतलब पॉली कैब आपको पता है बहुत ज्यादा गिरा है, पी रेशियो चेक करें। कल्याण ज्वेलर्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, वहां पे परसिस्टेंट सिस्टम्स है, ट्रेंड है। तो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिया गया है, और इनका ज्यादातर का जो वैल्यूएशन था बहुत ज्यादा था। इसीलिए जब भी गिरावट आया तो इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा गिरावट आया है रिसेंट टाइम्स में, और इनका जो रिटर्न्स है वो भी बुरी तरह से हिट हुआ है। क्वांट का भी पहले देखिए बहुत ज्यादा था कैश और डेट में, लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर दिया। फ्लेक्सी कैप का ऑलमोस्ट, क्वांट फ्लेक्सी कैप का 94% प्लस इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और यहाँ भी आपको पी रेशियो ज्यादा देखने को नहीं मिला, क्वांट में भी 22 के आसपास है, लेकिन उनके स्टॉक सिलेक्शन के कारण रिटर्न नहीं आ रहा है। लाइक रिलायंस का ना लास्ट 1 ईयर देखें -12% का रिटर्न, और उनके ज्यादातर स्कीम्स में आपको 10% रिलायंस का एक्सपोजर मिल जाएगा। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो जब मैं डिटेल वीडियो पब्लिश करूंगा मोतीलाल ओसवाल और क्वांट का ना, तो उस समय मैं इन डिटेल्स को कवर करूंगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।